एक बार चेक करिए, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर अब? चलिए। तो फ्रोजन सेट में इससे ज्यादा कुछ और नहीं है पढ़ने के लिए, है ना, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही था। अब आगे देखते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बात करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा अनपैकिंग और लिस्ट या टपल या सेट या फ्रोजन सेट, किसी को भी ले लो। हम एग्जाम्पल में लिस्ट लेके चलेंगे, बट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसी के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अनपैकिंग ऑफ लिस्ट, टपल, सेट या फ्रोजन सेट। डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला ये क्वेश्चन होता है। क्या इसमें हम पढ़ते हैं, लेट अस सपोज मेरे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे करके। अब मैं इन चारों वैल्यूज को एज ए लिस्ट अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ। अब किसी पॉइंट पर मुझे लगा कि मुझे इस लिस्ट को अनपैक करना चाहिए। अनपैक करने का मतलब होगा, या तो मैं इस लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट को इंडिविजुअल वेरिएबल में स्टोर करने की बात कर रहा हूँ, या मैं इस लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में कॉपी करने की बात कर रहा हूँ, या इसके कुछ एलिमेंट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं अनपैकिंग करना। ठीक है। तो अगर किसी लिस्ट को अनपैक करना है, दैट मीन्स उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में अगर स्टोर करना है तो कैसे करेंगे। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 3 कर दिए, आप 4 ले लो, 40 ले लो। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमा लगाते हुए उतने वेरिएबल्स लिखेंगे जितने लिस्ट के अंदर एलिमेंट है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में लिस्ट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, इस लिस्ट के जिस ऑर्डर में एलिमेंट आए हैं लिस्ट में, उसी ऑर्डर के वेरिएबल में जाके अनपैक हो जाएंगे। 10 अनपैक हो जाएगा ए में, 20 अनपैक हो जाएगा बी में, और 30 अनपैक हो जाएगा सी। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे, अनपैकिंग ऑफ लिस्ट। एक एक एलिमेंट को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना। तो अगर हम ये नहीं करते तब भी कर सकते थे। कैसे, ए में आ जाए इस लिस्ट का 0 इंडेक्स का एलिमेंट, अब आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बी में आ जाए इस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट अप्रोच है, आप डायरेक्ट एक ही लाइन पर लिस्ट को अनपैक कर सकते हैं। अब ए के अंदर 10 आ गया होगा, बी के अंदर, सी के अंदर। अच्छा, मान लीजिए 4 एलिमेंट होते हैं, तो 4 एलिमेंट को अनपैक करने के लिए 4 वेरिएबल चाहिए, लेकिन आपके वेरिएबल तो 3 ही है। एरर आनी चाहिए, देखते हैं। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, वैल्यू ज्यादा है अनपैक होने के लिए। एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए थी, 3। 3 होनी चाहिए थी यहाँ पर अनपैक होने के लिए वैल्यू, क्योंकि 3 वेरिएबल है, आपने 4 लगा दी। अच्छा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डी और ई लगा दिया, फिर से एरर आएगी। क्या बोलेगा, नॉट अनफ वैल्यूज। जितनी वैल्यूज अनपैक होने के लिए चाहिए उतनी है ही नहीं, क्योंकि 5 वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, आपके पास 4 ही है। नॉट अनफ वैल्यूज टू अनपैक।
एक्सपेक्टेड 5, गॉट 4। तो सबसे आसान जो तरीका है अनपैक करने का, किसी भी लिस्ट को अलग अलग वेरिएबल में, लिस्ट को नहीं, लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल में आप स्टोर करते हैं, इसे बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ लिस्ट। यहाँ पर आप टपल भी लिख सकते हो, ये टपल भी हो सकती है, सेट भी हो सकता है। सेट होने से बस ये पता नहीं होगा कि ए में कौन अनपैक हुआ कि बी में कौन आया, लेकिन सेट भी अनपैक हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेट तो ऑर्डर मेंटेन करता नहीं है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा ए में कौन आया, बी में कौन आया, सी में कौन आया। ठीक है। अनपैकिंग का दूसरा तरीका देखो, तो ये तो हो गया फर्स्ट वे अनपैकिंग का। सेकंड वे, सेकंड वे में क्या बताया गया, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट से जो पहला एलिमेंट है इसको तो अलग एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए, दूसरा और तीसरा इनको एक लिस्ट में ही अनपैक करें, मतलब एक लिस्ट को एक दूसरी लिस्ट में अनपैक कर रहे हैं, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं, सिर्फ ये दो एलिमेंट 20 और 30। तो यहां पर क्या लगाएंगे, एस्ट्रिक के साथ B। उसके बाद आखिरी एलिमेंट को मैं चाहता हूं ये मेरा सी में अनपैक हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि आप एक लिस्ट में अनपैक कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के एलिमेंट को। तो अब इसमें पहला एलिमेंट अनपैक होगा, इसमें आखिरी वाला, बीच में जितने बचे, दो बचे, तीन बचे, चार बचे, पांच बचे, छह बचे, जितने भी बचे वो सब इस वाली लिस्ट में जाके अनपैक हो जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा कर दिखाऊं ए, फिर प्रिंट करूं मैं बी, फिर प्रिंट करूं मैं सी, 10 आ गया इधर, 40 आ गया इधर, अब बीच में जितने बचे वो इधर आ गए। अच्छा सर, इमेजिन करिए पिक्चर ऐसी होती, मैंने यहाँ पर 50 लिख दूं, अब बताओ ए में, बी में और सी में कौन आएगा, ए में 10, सी में 50, और बाकी बीच के जितने बच गए वो सब डी में एज ए लिस्ट अनपैक होंगे। लास्ट तक जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए कॉमा एस्ट्रिक बी इक्वल टू एक्स, तो सबसे पहला एलिमेंट ए में आ गया, बाकी जितने बच गए वो सब बी में चले गए। सी का कहाँ रोल है इसमें, अब तो जो हमारा एक्स है ये दोबारा अनपैक हो रहा है। ठीक है, ए में पहला एलिमेंट, बाकी जितने बच गए वो सब बी में, सी में कुछ नहीं है। ये ए हो गया, ये हमारा बी में अनपैक हो गया। चलिए, तो अनपैकिंग, हाँ जी, तो लगा दो एस्ट्रिक ए इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर अगर आप एस्ट्रिक सिंगल वेरिएबल के साथ लगा रहे हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर का कहना यह है कि फिर एक्स में और ए में क्या डिफरेंस रहा, अनपैकिंग कहाँ हुई, कोई अनपैकिंग हो रही है, फिर तो जो एक्स है वही है। और अगर ऐसे ही करना है तो सीधे ही कर दो, ए में एक्स असाइन कर दो ऐसे। चलो, तो अभी जो आप सिनेरियो देख रहे हैं उन सिनेरियो के बाद आप खुद से एक कंक्लूजन निकाल लोगे। अब आप कह रहे हैं कि भाई, अच्छा खुद ही बताओ, कुछ नहीं कह रहे हैं आप, अब आप सोचो अपने आप से और ब्रेन से पूछो कि क्या होना चाहिए इस बार। अरे ये भी तो देख लो, चलो ये भी देख लो, ये भी तो हो ही सकता है। जो आप पूछ रहे हैं चलो उसको डिस्कस कर लेंगे अभी, इसके बारे में बताओ। एक्स के सारे एलिमेंट ए में जाएंगे कि बी में जाएंगे, दोनों में चले जाएंगे, एरर आएगी। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये नहीं चला,
एरर आएगी। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला कि सर आखिरी एलिमेंट तो बी में चला जाएगा और बाकी शुरू के जितने बच गए वो ए में चले जाएंगे। दूसरा सर एरर है, क्योंकि अनपैकिंग जो होती है उसमें पहला एलिमेंट लिस्ट नहीं होना चाहिए कि लिस्ट में अनपैक कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सही निकलेगा। ठीक है, हमने प्रिंट कुछ कराया आगे, प्रिंट एक्स को करा लिया, प्रिंट ए को कराओ और प्रिंट बी को कराओ। तो दो बातें थी, एक तो एरर और दूसरा कि सर आखिरी एलिमेंट बी में और शुरू के जितने बच गए वो सब ए में। आखिरी एलिमेंट बी में, शुरू के जितने आ गए वो ए में। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप अनपैकिंग नहीं कर सकते, साथ में एक वेरिएबल और लगाना पड़ेगा, चाहे शुरू में लगाओ चाहे बाद में लगाओ चाहे बीच में, कहीं भी हो। आप बताओ क्या पूछ रहे थे। 10, 20, 30, 40, 50, 70 तक लिख दिया। अब 10 को हमने एक जगह कर लिया, फिर 20 to 40 चाहिए हमें एक, फिर 40 to 60 चाहिए, फिर 70 अलग चाहिए। ऐसे हो सकता नहीं, ऐसा नहीं होगा, दो नहीं लगा पाएंगे आप। ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं 10 एक जगह आ जाए, चलो आ गया। अब ये दोनों एक जगह आ जाएं, आ गए। अब ये दोनों एक जगह आ जाएं, ऐसे नहीं आएगा। 60 लगा देते हैं। नहीं नहीं, एक ही बार आप लिस्ट को किसी एक लिस्ट में अनपैक कर सकते हैं, एक से ज्यादा ये सिंटैक्स आप यूज नहीं कर सकते अनपैक करते समय, एक ही कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने लिस्ट के साथ आपको बताया है, सेम मैनर में टपल और सेट के साथ और प्रेजेंट सेट के साथ हमारा चलता है। ठीक है, पैरेलल इटरेशंस, पैरेलल इटरेशंस क्या मतलब है इसका। मेरे पास मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, लाइक कुछ लिस्ट हैं, कुछ टपल्स हैं, कुछ सेट्स हैं, सारे लिस्ट हो सकते हैं। तो इमेजिन करिए मेरे पास एक्स नाम की एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, वाई नाम की एक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं। अब मुझसे कहा गया इन दोनों लिस्ट को एक ही लूप से इटरेट करके दिखाइए। अभी जितना हम जानते हैं, अगर हम दोनों को इटरेट करना चाहते हैं तो दोनों पे अलग अलग एक लूप लगाएंगे। एक हो गया एक्स को इटरेट करने वाला और एक हो गया हमारा वाई के लिए। हमने कहा नहीं, कुछ ऐसा इटरेट करना है कि लूप पहली बार जब चले तो दोनों में से एक एक एलिमेंट लेकर आए। लूप दो नहीं लगाएंगे, लूप एक ही लगाना है। एक लूप से हम कहेंगे कि दोनों लिस्ट को आपको इटरेट करना है। ऐसे कैसे करेंगे, उसके लिए जिप नाम का फंक्शन आता है। जिप फंक्शन मल्टीपल कंटेनर्स को पैरेलली इटरेट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो जिप फंक्शन में आप मल्टीपल कंटेनर्स पास करेंगे, कितने कितने भी। आप दोनों लिस्ट पास कर दो, एक टपल पास कर दो, एक सेट पास कर दो, कुछ भी, कितने भी टपल, कितने भी लिस्ट, कितने भी सेट। मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए दो ही लिस्ट को रखा। अब होगा क्या, इसको समझिए। अब जब ये लूप चलेगा और जिप फंक्शन से बोलेगा लाओ पहला एलिमेंट लाओ और आई में उसे स्टोर करना है मुझे, तो जिप फंक्शन पहला एलिमेंट इस आई वेरिएबल में क्या रखेगा। जिप फंक्शन जाएगा एक्स के पास। पहले एक्स के पास क्यों गया, क्योंकि आपने पहले एक्स लिखा है। अगर आप यहाँ वाई लिखते तो पहले जिप फंक्शन जाता वाई के पास। चलो, एक्स के पास गया और एक्स से कहा लाओ अपना पहला एलिमेंट दो, वन, जिप के पास आ गया। अब जिप फंक्शन गया वाई के पास,
वाई से बोला अपना पहला एलिमेंट 10 आ गया। अब जिप ने क्या करा, इन दोनों के जो एलिमेंट मिले थे उनको एक टपल में रखा और उस टपल को इस वेरिएबल को दे दिया। तो इस लूप को अभी पहली इटरेशन जो होगी उसमें क्या मिली, एक टपल। अब लूप ने जिप फंक्शन से नेक्स्ट एलिमेंट मांगा, जिप फंक्शन एक्स के पास पहुंचा, अगला एलिमेंट दो, वाई के पास पहुंचा 20, फिर से उनको उठा के टपल में रखा और ये टपल इस आई को मिल गई। तो इसका मतलब यह है कि जिप फंक्शन हर इटरेशन पे एक टपल वापस करता है और उस टपल में कितने एलिमेंट्स होंगे, उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने कंटेनर्स आपने अपने जिप फंक्शन में पास करे होंगे और उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कंटेनर्स पास करे होंगे। तो अब अगर मैं आप प्रिंट कराऊं आई के लिए, तो पहली बार आना चाहिए टपल में 1,10, अगली बार टपल में आना चाहिए 2,20, अगली बार 330, 440, 110, 110, 220। तो सर मैं कितने भी कलेक्शन यहाँ लिख सकता हूँ, हमने कहा जितने लिखोगे उस टपल की लेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी। जिप फंक्शन जो बनाया गया है तो इंटरनली वो टपल में इसको वापस कर रहा है। अगर मुझे लिस्ट में चाहिए तो मैं लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन जिप फंक्शन से लिस्ट नहीं आएगी। हम अपनी रिक्वायरमेंट में अगर लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो टपल आएगी। तो एक काम करते हैं, आई की जगह मैं टपल TUP लिख देता हूँ, जिससे कि रीडेबिलिटी बेटर होगी, पता चलेगा कि आ क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ से जो मिलेगा वो सबसे पहले 1,10, सेकेंड टपल मिलेगी 2,20 की, थर्ड टपल बनेगी 3,30 की, 440। ठीक है, अब मान लीजिए इनका कहना यह है, जो कि क्वेश्चन भी सही है, कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपने लिखा है इसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने 5 कर दिया, तो अब 1 के साथ 10 आ गया, 2 के साथ 20 आ गया, 3 के साथ 30, 4 के साथ 40, 5 के साथ कौन आएगा। तो जे फंक्शन क्या करता है, जितने भी आपने यहाँ कंटेनर्स पास करे हैं पहले सबकी लेंथ निकालेगा। इसकी लेंथ आई 5, इसकी लेंथ आई 4। अब इनमें जो सबसे छोटी लेंथ का कंटेनर है उतनी बार इटरेशन करेगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एक्स में 5 एलिमेंट हैं, वाई में 4 एलिमेंट हैं, तो लूप 4 बार इटरेट करेगा। ठीक है, जो छोटे लेंथ का होगा वो होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक जेड भी लगा दूं और जेड में मान लीजिए मैंने एक टपल बना दी और इस टपल में लिख दिया A, B, तो अब बता सकते हो मुझे कि हर इटरेशन पे जो टपल आएगी जिप से, इसमें मैंने लिख दिया X, Y, Z, तो बताओ टपल पहली वाली जो आएगी यहाँ पर उसमें एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1, 10, A, उसके बाद 2, 20, B, बस खत्म। सिमिलर लेंथ के मतलब आप ये कहना है जिप का यूज ना करें, नहीं तो ठीक है, लिस्ट में टपल में आप ऐसा कर सकते हो। मान लीजिए ये सेट है, तो सेट में तो इंडेक्स चलेगा भी नहीं। आपका क्वेश्चन वैलिड है, इनका कहना यह है कि सर जिप फंक्शन हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम तो लिस्ट और टपल में एक लूप लगाकर
एक वेरिएबल के थ्रू जाएंगे और उस वेरिएबल को इंडेक्स मान लेंगे, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट आ जाए तो सेट पे इंडेक्सिंग नहीं चलेगी, लेकिन जिप फंक्शन इस पे भी काम करेगा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, तो कौन आएगा, ये नहीं पता हमारे लिए कौन आएगा। 1 और 2 उठा लिया कोइंसिडेंट, तो अब जो आप कह रही हैं वो नहीं हो पाएगा। और अब मान लीजिए लिस्ट भी है, तो आप क्यों ज्यादा कोड लिखना चाहते हैं, है ना। जिप फंक्शन एक ऑप्टिमाइज वे हो गया इस काम को करने का। अब थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए मेरे पास दो ही लिस्ट हैं फॉर इन जिप एक्स कॉमा वाई। अब थोड़ा सा यहाँ सोचिए कि जिप फंक्शन अभी जिस तरह से लिखा गया है, दो कलेक्शन के साथ हम इसे यूज कर रहे हैं, तो हर इटरेशन पर जो हमें टपल मिलेगी उस टपल में कितने एलिमेंट होंगे, दो ही एलिमेंट होंगे, एक एक्स में से आएगा और एक वाई में से आएगा। अभी मैंने जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अनपैकिंग। तो अगर मुझे पता है कि जिप फंक्शन एक टपल वापस करता है और उस टपल में दो ही एलिमेंट होंगे, क्लियर है, दो ही होंगे, तो उनको मैं दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ ऐसे करके। अनपैकिंग कर लेता हूँ। किसकी अनपैकिंग कर रहा हूँ, जो जिप से टपल आती है उस टपल को मैं अनपैक कर दे रहा हूँ। तो अब एक्स का पहला एलिमेंट आई में आ जाएगा, वाई का पहला एलिमेंट जे में आ जाएगा। अगली बार लूप चलेगा तो एक्स का नेक्स्ट एलिमेंट आई में आएगा, वाई का नेक्स्ट एलिमेंट जे में आएगा। तो आई हो गया एक्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए, जेड हो गया, जे हो गया वाई की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो सीधे सीधे पूछ ले वो कि भाई मेरे पास मल्टीपल लिस्ट हैं, अब मुझे एक ही लूप का यूज करके इन लिस्ट को इटरेट करना है, कैसे करेंगे। तो जिप फंक्शन के बारे में वो आपसे पूछना चाह रहा है। दूसरा हो सकता है सीधे सीधे यही पूछ ले कि जिप फंक्शन क्या करता है। तो आपको बताना है पैरेलल इटरेशन करने का काम करता है, जब मेरे पास मल्टीपल कलेक्शंस हों और एक ही लूप से मुझे उन्हें पैरेलली इटरेट करना हो, तो मैं जिप फंक्शन से बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पाइथन के फॉर लूप में क्या हम एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। हमारे दिमाग में फॉर आई इन बैठा हुआ है, तो फॉर आई कॉमा जे कॉमा के ऐसा कर सकते हैं। आंसर इज यस। और ऐसा कब कर पाएंगे, जब फॉर के हर इटरेशन पर कोई कलेक्शन आता हो और उसमें जितने एलिमेंट आते हैं उतने वेरिएबल में अनपैक मैं कर सकता हूँ। तो उस केस में फॉर लूप में उतने वेरिएबल लगाए जा सकते हैं। मैंने अपने आंसर में जिप फंक्शन नहीं बोला। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कैसे पाइथन के फॉर लूप में एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो सकते हैं, फॉर का जो डेफिनेशन है उसमें। तो आप क्या बोलेंगे, अगर फॉर हर इटरेशन पे एक कलेक्शन ला कर दे, चाहे वो लिस्ट ला कर दे, चाहे टपल ला कर दे, चाहे सेट ला कर दे, फॉर हर इटरेशन पे मुझे अगर कलेक्शन ला कर दे, मुझे नहीं पता वो कैसे ला कर देगा, जिप से ला कर देगा या और भी कोई तरीका हो सकता होगा पाइथन में। अभी हमने पाइथन पढ़ी कितनी है, बहुत से बहुत 20% पाइथन पढ़ी है अभी तो हमने, अभी तो 80% पाइथन बची हुई है। हो सकता है इस तरह के और भी टॉपिक मिल जाए अभी जो हमें वापस करते हो कोई कलेक्शन वगैरह, है ना। तो कोई भी हो, उस केस में जब कलेक्शन आती है हर इटरेशन पर, तो उस कलेक्शन में जितने एलिमेंट आ रहे हैं हम उतने वेरिएबल में अनपैक करके फॉर में यूज कर सकते। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई कहानी हमारी पैरेलल इटरेशन। अब इसका कोई एप्लीकेशन कहाँ इसका यूज होता होगा, तो इसके कई सारे यूज हैं। एक अभी जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें आएगा इसका यूज, और दूसरा इंडिपेंडेंटली।
किसी के साथ नहीं है, इंडिपेंडेंटली इसका यूज है। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स ने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अपने अपने बताए। फिजिक्स के मार्क्स बताए, पहले स्टूडेंट ने आउट ऑफ 100 67, दूसरे वाले स्टूडेंट ने बताए 80, तीसरे वाले ने बताए 90, चौथे वाले ने 56, पांचवे वाले में 86। इन्हीं 5 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स 80, 89, 78, 76 और 99। अब मुझसे क्या बोला गया, मुझसे बोला गया इन 5 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताओ, इन 5 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स। तो भूल जाओ मैंने आपको कुछ पढ़ाया भी है पैरेलल इटरेशन जैसा, अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये कोड बनाना है कि भाई 5 स्टूडेंट के मार्क्स फिजिक्स के ये रहे, उन्हीं 5 स्टूडेंट के मार्क्स मैथ वाले ये रहे। अगर पहले वाले स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स सही है तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, फिर ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। तो अब मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, तभी तो आएगा। तो अपने आप दिमाग में क्या जानना चाहिए, जिप आ जाना चाहिए, क्योंकि जिप का काम यही है पैरेलली 2 3 4 5। अब केमिस्ट्री के लगा दो, इंग्लिश के लगा दो, हिंदी के लगा दो, सबको पैरेलली ट्रेड कर लेंगे, मार्कशीट सबकी बना देंगे, 5 स्टूडेंट की मार्कशीट एक ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन जे, और यहाँ पर पी कॉमा एम। अब अगर मैं यहाँ पर एक टपल में स्टोर कर लूं तो इस टपल में पहली बार में कौन आएगा, 67 और 80, मतलब पहले वाले स्टूडेंट की टपल हो गई। दूसरी इटरेशन में यही टपल दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो कैसे करोगे, सम फंक्शन टपल को दे दो, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि इस टपल में जितने एलिमेंट आए हैं उसका सम निकल आएगा। अब डिवाइड बाई कितने करने होंगे, 2, यानी कि टपल की जो लेंथ है उतने से करना होगा। मैन्युअली 2 लिखने में नुकसान ये है कि कल को अगर इसमें केमिस्ट्री के मार्क्स भी ऐड करा दिए गए तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दो, लेन ऑफ टपल लगा दो। पहले स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 73 आए हैं इन दोनों में, मैनुअली करके देख लेना घर पे आराम। दूसरे स्टूडेंट के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं, पांचवे के हैं। अब मान लो आपसे कहा गया नहीं केमिस्ट्री के मार्क्स भी आ गए, तो अब केमिस्ट्री के मार्क्स भी लगा दिए मैंने यहाँ पर, 60, 45, 65, 48, 64। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ चेंज कहाँ करना होगा, ये यहाँ केमिस्ट्री के पास कर दो, यहाँ कोई चेंज नहीं है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है मुझे। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे कहूँ कि ये प्रिंट डायरेक्ट ना करके एवरेज में स्टोर वेरिएबल में कर लेता हूँ, इसको प्रिंट कराऊं, तो सर एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ा। हमने कहा फर्क अब पड़ेगा। क्या चाहते हो, कुछ मन में आ रहा है, कुछ चाहता है मन में है। हम चाहते हैं हर नंबर को डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस या 1 प्लेस पे फिक्स कर दो। फ्लोटिंग अर्थमेटिक में कभी कभी ये चैलेंजेस आते हैं, कुछ फ्लोटिंग नंबर अपने आप जैसा हम चाहते थे वैसा नजर आएंगे, और कुछ ऐसे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो डिवीजन होकर आ रहा है ना। तो अब हम चाहते हैं, तो राउंड नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में, राउंड। राउंड फंक्शन में आप क्या पास करते हैं, अपना फ्लोटिंग नंबर पास करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस चाहिए वो नंबर ऑफ प्लेसेस पास करेंगे। तो राउंड फंक्शन क्या करेगा, इस फ्लोटिंग नंबर को डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेसेस पर राउंड कर देंगे। ठीक है, ठीक।
चलिए, तो इस तरह से पैरेलल इटरेशन के और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक तो मैंने आपको दिखाई दिया ये। हाँ, पॉइंट टू वो भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप वो भी लगा सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडेक्स लिस्ट। तो वैसे तो लिस्ट के पास इंडेक्स होता ही है, फिर भी एक टॉपिक बनाया गया इंडेक्स लिस्ट। मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है, इसमें 10 20 30 40 चार एलिमेंट। मुझे पता है कि 10 जीरो इंडेक्स पर है, 20 फर्स्ट इंडेक्स पर है, एंड सो ऑन सो ऑन। इंडेक्स लिस्ट क्या होती है? किसी भी लिस्ट का इंडेक्स साथ में स्टोर करती है। दैट मीन्स 10 का इंडेक्स 10 के साथ होगा, और वो दोनों एलिमेंट और उस एलिमेंट का इंडेक्स अब एक टपल में रखा जाएगा। दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, एलिमेंट है 20। तो ऐसे करके अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो ऐसी लिस्ट को इंडेक्स लिस्ट कहा जाता है, जिसमें हर एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स भी हम स्टोर करके चलते हैं, और इंडेक्स और वो एलिमेंट एक टपल के अंदर रखा जाएगा, और वो टपल फिर कहाँ रखी जाएंगी? लिस्ट के अंदर रखी जाएंगी। ऐसी लिस्ट को इंडेक्स लिस्ट कहा जाता है। लेकिन हम ऐसे मैनुअली नहीं बनाते। मान लीजिए एक्स जो लिस्ट है काफी बड़ी है, तो ऐसे कहाँ तक टाइप करोगे आप? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एनुमरेट। एनुमरेट फंक्शन कहता है आप मुझे अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट दे दो, मैं इंडेक्स लिस्ट बनाकर आपको वापस कर दूंगा। ठीक है। अब वाई में जो आया वो मैंने स्टोर कर लिया। अब एनुमरेट वास्तव में हमारा मेमोरी के अंदर जो एक नई इंडेक्स लिस्ट बनाता है, वो एक्चुअल में लिस्ट नहीं होती है, लिस्ट के जैसी होती है। उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने नहीं करा, तो एनुमरेट ने जो नई लिस्ट बनाई है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब उस एड्रेस का मैं क्या करूंगा? तो मुझे एनुमरेट से जो नई लिस्ट बनती है उसका एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे वो नई लिस्ट ही चाहिए। तो आप इसे लिस्ट फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब आप उसे एक लिस्ट में स्टोर करते हैं और वो आपके पास आ जाती है। तो एनुमरेट फंक्शन से जो इंडेक्स लिस्ट बनती है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है ना, क्योंकि वो जो बनी है उसका हमें क्या मिल जाता है? एड्रेस मिल जाता है। अब मैं उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो जो इनमरेट फंक्शन से लिस्ट बनी होगी उसको लिस्ट फंक्शन में हम लोग पास करते हैं, तब ह्यूमन रीडेबल में वो लिस्ट हमारी आती है। अब एनुमरेट फंक्शन हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि आप इस लिस्ट को कहाँ से इंडेक्स देना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बता भी सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्टार्ट इक्वल टू 5। तो अब 10 को 5 इंडेक्स पर माना जाएगा, 20 को 6, इसको 7, इसको 8। ऐसा जो नई लिस्ट बनकर आई है उसमें होगा। 10 को 5 पे रख दिया, 20 को 6 पे रख दिया, 30 को 7 पे रख दिया, 40 को 8 पे रख दिया। अब इसकी कहाँ जरूरत पड़ती होगी? मान लीजिए कोई भी एक
कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई क्लास चल रही है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के जो नाम है वो मैंने एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिए। सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, राहुल, रोहित, विराट। अब नाम की कमी नहीं पड़ेगी, बहुत नाम है आपको, कितने भी लिख लो, ये काम में आते हैं हमारे। तो ये बहुत सारे नेम है। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, आप इन सबको रोल नंबर असाइन करिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आएगा उसका रोल नंबर 1 आना चाहिए, जो बाद में आएगा उसका रोल नंबर 2, उसका 3 एंड सो ऑन सो ऑन। ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कंपनी है, डेटा साइंस पे काम करती है, ई एंड बाई, ई एंड बाई नाम की एक कंपनी है जो डेटा साइंस और एआई पर काम करती है। ठीक है, इस कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को में पूछा जा सकता है। एक लिस्ट है, लिस्ट में एलिमेंट मैंने अपने पसंद से ले लिए, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते थे। वहां पर इंटरव्यू में ये नहीं बताया गया है कि लिस्ट में एलिमेंट का नाम क्या है, उन्होंने कहा एक लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, आप उनको क्या करेंगे, रोल नंबर असाइन करेंगे। ये बता दिया था कि वो स्टूडेंट के नेम है। अब उनको रोल नंबर असाइन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बीच में एक नई बात आ गई, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर ये बात हटा ली जाती तो मेरा काम तो आसान था, ये 1 पे, ये 2 पर, ये 3 पर, देखो अभी कर दूंगा, ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन जो नई बात जोड़ दी गई है उसी के लिए तो पढ़ाया जा रहा है। तो मान लीजिए आपने एक एम नाम से नई लिस्ट बना ली और उसमें एन पास कर दिया, स्टार्ट कर दो 1 से, लेकिन ये तो गलत आ गया। 1 पर सोनू क्यों होना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखो, पहले कौन आएगा, चिंटू आएगा, चिंटू को रोल नंबर पहले आना चाहिए, सी पहले आता है। लगाओ दिमाग, आधा तो ये है ही, ये तो करना ही है। सोचो, ये लिस्ट है, तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन नहीं पढ़ाया मैंने? सॉर्टेड फंक्शन में पास कर दो एन, तो ये क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर नंबर है तो डिजिट के अकॉर्डिंग, और अगर वो स्ट्रिंग है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारा सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब मैं उसे कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। ये आगे देखो, चिंटू, मोनू, पिंटू, राहुल, रोहित, सोनू, रवि, यही है ना। अब इस वाली लिस्ट को मैं न्यूमरेट में पास कर देता हूँ ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करके एन की जगह पर यही लिख देते हैं। क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? हमने कहा हो जाना चाहिए। चिंटू का रोल नंबर 1 आ गया, मोनू का 2 हो गया, पिंटू का 3 हो गया, राहुल का 4 हो गया, रोहित का 5 हो गया। इतना काम आसान हो गया इंडेक्स लिस्ट से। ठीक है, अब इस काम को जो मैंने एक ही लाइन में कर दिया है, मान लो आप बोलो सर अलग अलग करके दिखाओ, तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी इस तरह की कोड बनाने की, है ना, क्योंकि एक एक लाइन पर अलग अलग काम ऐसे होता नहीं है। मान लीजिए ये आपका नेम लिस्ट है। अब एम के अंदर आपने क्या करा, पहले सॉर्टेड फंक्शन लगाकर इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसको हटाकर यहाँ एम लिख दिया, और यहाँ पर के नाम के किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और यहाँ लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू 1। फिर यहाँ से ये सब हटाकर के डाल दिया लिस्ट।
एल नाम की लिस्ट बनाकर आपने प्रिंट कर दी, तो सब अलग अलग कर दिया आपने। लाइन कितनी लगा दी आपने? लाइन लगा दी 5। ये काम एक लाइन पे हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो यही चाहिए, ये बीच के जो वेरिएबल है इनका मुझे आगे कभी यूज ही नहीं करना है। क्या मैं आगे कभी अपने प्रोग्राम में एम का यूज करूंगा? मैंने कहा नीड ही नहीं है, मुझे तो सीधा इंडेक्स लिस्ट चाहिए थी रोल नंबर के साथ, तो वो तो एल में आ चुकी है। तो अननेसेसरी आपने एम बनाया, के बनाया, एल, इनकी जरूरत ही नहीं थी। तो इन दोनों को बचा सकते थे, सीधा यहाँ लिख सकते थे। कैसे? वो इससे पहले वाले प्रोग्राम में कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपको ये कोड बनाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ये समझ में आता है, आसान है, लेंथी है लेकिन। ठीक है, इंडस्ट्री वाले कहते हैं ऑप्टिमाइज कोड लिखो। जहां पर जिस वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है उसे क्यों बना रहे हो अननेसेसरी? ठीक है, जितने ज्यादा वेरिएबल आप बनाओगे एफिशिएंसी उतनी पुअर होती जाएगी। उन वेरिएबल को मैनेज भी तो करना होता है इंटरप्रेटर के लिए। चलिए भाई, तो इंडेक्स लिस्ट क्या होती है, पैरेलल इटरेशन क्या होता है, जिफ फंक्शन कैसे काम करता है, ये हमने देखे। अब जितने भी अभी तक कंटेनर पढ़ाए गए हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उनमें से किसी से भी सॉल्व नहीं होगी, जो उनमें से किसी से भी सॉल्व नहीं होगी। क्या है वो प्रॉब्लम, उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब आपको क्या करना है, इन सारे एम्प्लॉय का डेटा किसी कलेक्शन में रखना है। अब वो कौन सा होगा, लिस्ट, टपल, सेट, वो आप देखो। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि मुझे किसी भी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए कलेक्शन से वापस, तो मैं उस कलेक्शन को एम्प्लॉय की आईडी बताऊंगा, और उस आईडी पर जिस एम्प्लॉय का डेटा कलेक्शन में रखा गया है वो मुझे वापस मिल जाए। कौन सा कलेक्शन हम यूज करें, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, इन चारों में से कौन सा? तो सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं क्या वो फिक्स होते हैं, आते जाते रहते हैं। तो कौन कौन चले गए, टपल चला गया, फ्रोजन सेट चला गया, अब दो ही लोग रह गए, एक रह गए लिस्ट और एक है सेट। अब ये बताइए कि आप क्या स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा। तो अभी डेटा का मतलब एम्प्लॉय का नेम मान लेते हैं कि हम बस एम्प्लॉय का नेम ही स्टोर करेंगे। तो अब दो एम्प्लॉय का नाम क्या सेम हो सकता है कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल हो सकता है। सेट भी आउट हो गया, क्योंकि सेट में तो यूनिक एलिमेंट आएंगे। कौन बची ले जाएगा हमारे पास, लिस्ट। तो अब हमने कहा भाई चलो लिस्ट आप ही का सारा बचा, तो लिस्ट में एम्प्लॉय का डेटा रख दिया। अब ये पहला एम्प्लॉय, इसका नाम है मान लो सोनू, सोनू को हमने यहाँ रख दिया। ये दूसरा एम्प्लॉय, इसको मोनू यहाँ रख दिया। ये चिंटू, ये पिंटू, ये विराट, ये सब आ गए। अब हमसे कहा गया था कि जब भी कलेक्शन से हमें एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, मान लो मुझे चिंटू का डेटा चाहिए, तो हम इस कलेक्शन से कहेंगे ये लो एम्प्लॉय आईडी चिंटू की, और लाओ हमें चिंटू का डेटा लाकर दे दो। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कहाँ स्टोर करवाएं, क्योंकि लिस्ट में तो इंडेक्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ये सब होंगे। तो नेगेटिव वाले मैं दिखा नहीं रहा हूँ है। तो मान लीजिए लिस्ट का नाम एक्स है। अगर आप इस लिस्ट से कहेंगे कि भाई हमें चिंटू का डेटा चाहिए, तो लिस्ट में मुझे इंडेक्स ऑपरेटर लगाकर 2 लिखना पड़ेगा। इससे मुझे चिंटू वाला डेटा मिल गया। अगर मुझे सोनू का डेटा चाहिए होगा तो मैं 0 इंडेक्स पे जाऊंगा, सोनू का डेटा मिल गया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। उसमें यह कहा गया है कि हम इंडेक्स नहीं बताएंगे आपको, हम तो चिंटू की एम्प्लॉय आईडी बताएंगे कि चिंटू की एम्प्लॉय आईडी 105 है। अब ला के दो चिंटू के लिए। तो लिस्ट में हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। उन एलिमेंट्स के साथ उनकी कोई आइडेंटिटी अगर स्टोर करनी हो,
तो नहीं कर पाते। और वो आइडेंटिटी लिस्ट प्रोवाइडेड है इंडेक्स। अगर आप किसी भी एलिमेंट को पहचानना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, तो एक ही तरीका है उसका इंडेक्स, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो अब एक काम ये कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले से ये कह सकते हैं कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज की आईडी तो देंगे ही, एक काम करो, जीरो से देना शुरू कर दो। इसकी एम्प्लॉय आईडी जीरो कर दो, इसकी वन कर दो, इसकी टू कर दो, इसकी थ्री कर दो, देनी तो है ही आपको। हमारे हिसाब से तो हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये बड़ा ही ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन मान जाए हमारी बात, हो सकता है ना माने। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है, सब तो नहीं मानेंगे, दो चार मान ले, कोई एक मान ले। और दूसरी, एम्प्लॉय आईडी जरूरी है इंटीजर ही होगी। किसी की अल्फान्यूमेरिक हो गई तो EMP 101, EMP 102, तो अब वो तो इंडेक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडेक्स तो सिर्फ क्या होगा, इंटीजर ही होगा। और चलो ये भी मान लिया कि हम एम्प्लॉय आईडी जीरो से शुरू करेंगे, मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करा, सोनू ने स्विच कर लिया, अच्छा पैकेज मिल गया, कहीं दूसरी कंपनी चला गया, तो अब हमें यहाँ से सोनू को बाहर निकलना होगा। सोनू को हमने डिलीट कर दिया। अब जैसे ही हमने सोनू को डिलीट करा, उसके इंडेक्स पे जाकर मोनू आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, जितना याद करा सब बेकार हो गया। याद करा था चिंटू दो पर है, अब है ही नहीं दो पर। अब दो पर जाओगे तो कौन मिल जाएगा, पिंटू मिल जाएगा। तो सर ऐसा तो आना जाना लगा रहेगा। तो क्या रियल लाइफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के आने से या जाने से एग्जिस्टिंग की एम्प्लॉय आईडी चेंज होती है? हमने कहा नहीं, ये तो नहीं होती अब। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जनरलाइज करो। मैंने एक एग्जाम्पल के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाया है कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, और उस डेटा को उसकी एम्प्लॉय आईडी के साथ हम बाइंड करके स्टोर करना चाहते हैं, सो डैट जब भी एम्प्लॉय आईडी दी जाए हमें उसका डेटा मिल जाए। अगर कोई जाता है तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की आईडी ना बदले, है ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। जनरलाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा, मैं अपने डेटा को एक ऐसे कलेक्शन में स्टोर करना चाहता हूं जहां पर मैं अपने एलिमेंट की आइडेंटिटी खुद दे पाऊं, रादर देन कि वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वाली हो। और वो आइडेंटिटी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट आता है या जाता है उस कलेक्शन में, तो उन एग्जिस्टिंग एलिमेंट की जो पहचान है वो बदलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा कलेक्शन अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, और ऐसे कलेक्शन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। तो जो डिक्शनरी कलेक्शन है ये लिस्ट के बिल्कुल जैसा ही है, सिर्फ एक डिफरेंस है, लिस्ट में एलिमेंट के साथ लिस्ट प्रोवाइडेड इंडेक्स होता है, डिक्शनरी में एलिमेंट के साथ प्रोग्रामर प्रोवाइडेड की होती है, जिसको यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी कह रहे थे, उसको यहाँ पर नाम क्या दिया गया, की। तो डिक्शनरी के अंदर कोई भी एलिमेंट एक की के साथ मैप करके स्टोर किया जाता है। जब भी मुझे उस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है बदलने की, गेट करने की, डिलीट करने की, मैं डिक्शनरी क्या बताऊंगा, की बताऊंगा, और उस की पर जो भी एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और इस बात का बाकी जो एलिमेंट हैं उनकी जो कीज हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये की इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, कोई भी टाइप की आपकी हो सकती है। तो इस तरह से डिक्शनरी के अंदर अगर हम देखें तो इसको कुछ ऐसे पिक्चर बना लेते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर की स्टोर होती है, और की के साथ हमारी वैल्यू स्टोर होती है। वैल्यू मतलब एलिमेंट। अब कोई वैल्यू जब भी आएगी तो उसकी की आएगी। मान लो 101 की पर वैल्यू रख दी मैंने सोनू, 102 पर वैल्यू रख दी मान लीजिए मैंने मोनू, 103 पर वैल्यू रख दी मैंने फिर से सोनू। हो सकता है वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन की डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, 104, 104 पर मैंने विराट रख दी। ठीक है, अब मान लीजिए, चलो ये बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, जिस डिक्शनरी के अंदर हम की के साथ
अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। एक की वैल्यू के पेयर को डिक्शनरी में एंट्री या आइटम के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम डिक्शनरी को डिफाइन करना चाहें तो हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय की वैल्यू पेयर। यही हो सकता है कि हमारा डिक्शनरी की डेफिनेशन, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी ग्रुप ऑफ आइटम्स है जहां पर हर आइटम की वैल्यू का पेयर हो। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स वेयर each item is represented by key column value pair। तो जो की वैल्यू का लिखने का सिंटैक्स होगा वो बीच में कॉलन होगा, इसलिए मैंने की कॉलन वैल्यू पेयर लिख दिया। उसके बाद we perform operations on dictionary using these are unique and value can be duplicate। जो कीज हैं वो यूनिक होती हैं और जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है। Only immutable types are allowed as key। Value can be of any type। जो वैल्यू है वो हमारी किसी भी टाइप की हो सकती है। तो डिक्शनरी के अंदर हम लोग सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करते, वैल्यू के साथ उसकी की भी स्टोर करते। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डिक्शनरी पर कीज का यूज करके परफॉर्म करते हैं। कीज हमारी यूनिक होती हैं, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिक्शनरी में, जो वैल्यू वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, एक और डिक्शनरी कुछ भी हो सकती है। लेकिन डिक्शनरी में जो कीज हैं वो सिर्फ इम्यूटेबल टाइप्स हैं। दैट मीन्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट ये की बन सकते हैं, लेकिन एक लिस्ट कभी की नहीं बन सकती, सेट कभी की नहीं बन सकता, क्योंकि ये कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। डिक्शनरी को बनाने का एक सिंटैक्स होता है। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो इसकी तो हमें आदत लग चुकी है, अब ये हमें नया नहीं लगेगा। एक सिंबल के एक से ज्यादा मीनिंग। तो मैं आपसे कहूँ ये लिस्ट है, ये टपल है, ये सेट है, यही डिक्शनरी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को ही डिक्शनरी कहा जाता है। पर सेट भी तो यही है, हमने कहा यही सेट है, यही डिक्शनरी। तो दोनों के सिंबल सेम है, लेकिन कब करली ब्रेसेस सेट है, कब करली ब्रेसेस डिक्शनरी है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर सिर्फ अपनी वैल्यू लिखेंगे ऐसे करके तो ये सेट है, लेकिन अगर मैं हर वैल्यू के साथ उसकी की लगा दूं और बीच में लगा दूं कॉलन,
तो की वैल्यू पेयर कॉमा, दूसरा की वैल्यू पेयर कॉमा, तीसरा की वैल्यू पेयर। तब ये कौन है? अब ये हमारी डिक्शनरी। तो जब डिक्शनरी में जब करली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ वैल्यूज होती हैं कॉमा सेपरेटेड, वो सेट है। और जब करली ब्रेसेस के अंदर की कॉलन वैल्यू इस तरह से आप वैल्यू लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड, तो वो हमारा डिक्शनरी। चलिए प्रोग्राम एमटी की बात करेंगे अभी। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे देखूं और इसका टाइप निकालूं, तो ये लिस्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये टपल है। समझ नहीं आ रहा है कौन है ये? क्योंकि जब आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे कॉमा लगाकर, तब तो समझ में आ रहा है ये सेट है। और जब कॉलन के साथ की कॉलन वैल्यू कॉमा ऐसे लिखेंगे तो डिक्शनरी है। अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं। एम्प्टी करली ब्रेसेस हमेशा डिक्शनरी होगी। तो सेट और डिक्शनरी दोनों का सिंबल एक है, लेकिन जब करली ब्रेसेस एम्प्टी होगी तो वो डिक्शनरी है, सेट नहीं है। तो देख लेते हैं ना, देखने में क्या। अब सर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है, कैसे बनाऊं मैं? कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्टी सेट बनाने के लिए सेट फंक्शन कॉल करेंगे, एकमात्र तरीका, कोई और तरीका नहीं है बनाने का। जबकि एम्प्टी लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं, ऐसे भी बन जाएगी एम्प्टी लिस्ट और ऐसे भी बन जाएगी। इसी तरह से टपल बनाने के दो तरीके, सेट बनाने का एक ही तरीका एम्प्टी सेट बनाने का। डिक्शनरी भी बन जाएगी डिक्ट फंक्शन का यूज करके, एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, तो इस तरह से अगर एम्प्टी सेट बनाना होगा तो आप सेट फंक्शन कॉल करके ही बना पाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं। और अगर एम्प्टी सेट नहीं बनाना है तो फिर तो आप कॉमा लगा के वैल्यू लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर तो हम देखकर पहचान जाएंगे कि डिक्शनरी है या सेट। ठीक। अब हम डिक्शनरी पे ही काम करना चाहते हैं, डी फॉर डिक्शनरी, तो नाम इसका डी दे। 101, 101 पे सोनू, 105, 105 पर मान लीजिए मोनू, 101 पर चिंटू, 205 पर मोनू। अब देखें, पहला जो आइटम है जिसमें की है 101, वैल्यू है सोनू। दूसरा आइटम की 105, वैल्यू मोनू। तीसरा आइटम है की 101, सर 101 तो पहले ही है, एरर तो नहीं आ जाएगी क्योंकि आपने लिखा है कि जो हमारी कीज है वो यूनिक होती हैं, तो एरर नहीं आती है। अब क्या करा जाएगा, 101 की वैल्यू जो सोनू थी उसको अपडेट करके चिंटू कर दिया जाएगा। तो 101 पर जो सोनू थी वो सोनू ना होकर कौन हो गया, चिंटू। तो ये एक नई एंट्री नहीं है। ठीक है। अब 205 पर मोनू, मोनू यहाँ भी है, 105 की वैल्यू 205 की, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, तो पॉइंट लिखने से रह गया, लिख लेना। डिक्शनरी में आइटम्स का ऑर्डर मेंटेन होता है, जिस ऑर्डर में आइटम हम रख रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट में मिलेंगे। सेट की तरह अनऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड है। लास्ट वाले में कॉलन, तो 101 पर चिंटू, जबकि मैंने सोनू लिखा था पहले लेकिन बाद में आपने अपडेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो जब आप कहेंगे कि डिक्शनरी में आइटम्स का ऑर्डर मेंटेन होता है, तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है ऑर्डर किसके बेस पर, तो आंसर देंगे की के बेस पर।
क्योंकि 101 की पहले आई है, तो 101 वाला ही आइटम पहले आया है। अब भले ही उसकी वैल्यू आपने कभी भी अपडेट करी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो पहले आइटम 101 की वाला ही आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे डिक्शनरी में कोई नया आइटम ऐड करना हो, वो वाला पॉइंट रह गया लिखने से, ये भी लिख लेना। डिक्शनरी इज म्यूटेबल। डिक्शनरी में हम डिक्शनरी बनाने के बाद एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये बात लिखाई है वी में परफॉर्म ऑपरेशन, बट क्लियर नहीं लिखाया है कि हाँ म्यूटेबल है या नहीं, तो क्लियर आप लिख लेना डिक्शनरी इज म्यूटेबल, दैट मीन्स मॉडिफाइएबल। बन जाने के बाद आप डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं। तो सर करके दिखाइए। हम चाहते हैं डिक्शनरी में और एक आइटम ऐड किया जाए, तो इस काम को करने के लिए हम की ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों का यूज करते हैं। सर असाइनमेंट ऑपरेटर तो जान पहचान का है, इसको तो हम जानते हैं। कि की ऑपरेटर पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो की ऑपरेटर कुछ नहीं होता, जब हम इंडेक्स ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसके पहले प्रीफिक्स में स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, इनमें से कोई एक हो सकता है। यही स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर के प्रीफिक्स में अगर मैं एक डिक्शनरी लगा दूं तो इसी को बोलते हैं की ऑपरेटर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर को ही की ऑपरेटर कहा जाता है। कब? अगर प्रीफिक्स में कौन है, एक डिक्शनरी है। ठीक है, और यहाँ पर अब इंडेक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? की। तो आप बताओ, जो नया आइटम डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हो उसकी की? हमने कहा 206 रखो। वैल्यू क्या रखनी है? हमने कहा विराट रखो। तो अब इसका मतलब है कि इस डी नाम की डिक्शनरी में इस की पर ये वाला वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब एक आइटम ऐड हो जाएगा। कहाँ? लास्ट में। तो डिक्शनरी में जब भी कोई आइटम ऐड होगा लास्ट में ऐड होगा, बीच में ऐड करने का टॉपिक नहीं है। कोई लॉजिक लगा कर इल्यूजन हो सकता है, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं। अब मैंने लिख दिया 205 और यहाँ कर दिया रो हेड। तो सर 205 तो पहले से ही है, तो ये तो आप जानते हैं, अगर की पहले से है तो अपडेट हो जाती है, और अगर नहीं है तो वो आइटम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 205 जो की है उस पर वैल्यू अभी क्या चल रही है, मोनू। लाइन नंबर 7 से 205 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, रोहित। जब नया ऐड होगा आइटम तो लास्ट में ऐड होगा, अगर वो एग्जिस्टिंग की है तो जिस जगह पर है उसी जगह पर अपडेट होगा। ये थोड़ा ना कि लास्ट में ही आएगा हमेशा। तो ये सिंटैक्स की ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर दो बिहेवियर दिखाता है। पहला, अगर वो की नहीं है तो नया आइटम लास्ट में ऐड हो जाएगा उस की के साथ, और अगर वो की पहले से एडजस्ट करती है तो फिर हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक। अब सर कोई ऐसा तरीका जिससे हम ये पता कर पाए कि भाई डिक्शनरी में की है या नहीं। मान लीजिए मैं कोई आइटम ऐड कर रहा था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं नया आइटम ऐड करूंगा, लेकिन अगर कोइंसिडेंटली वो की निकल आई तो वो अपडेट हो जाएगा, नया आइटम तो ऐड ही नहीं होगा। तो क्या मैं पहले से पता कर सकता हूँ कि जिसको मैं की बनाना चाहता हूँ कहीं ये पहले से तो नहीं है? तो आप पता कर सकते हैं कैसे? मेंबरशिप ऑपरेटर इन जब हम डिक्शनरी के साथ यूज करते हैं तो ये की को सर्च करने के लिए यूज होता है। तो आप क्या लिखेंगे? इन के बाद डिक्शनरी का नाम, और इन से पहले वो की जो आप सर्च करना चाहते हैं। लाइक आपने लिख दिया 200, तो 200 एज की, अगर वो प्रेजेंट है डी में डिक्शनरी में तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि 200 डिक्शनरी में नहीं है।
अच्छा, अब बताओ, विराट, विराट इन डी, ट्रू या फॉल्स? क्या विराट डिक्शनरी में है? लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर इन जब डिक्शनरी के साथ चलता है तो क्या सर्च करता है? की के लिए। तो क्या विराट नाम से कहीं की है डी डिक्शनरी के अंदर? नहीं है ना? तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? फॉल्स। देखते हैं। ठीक है, अब सर जिस काम को कर रहे थे वही करके देख लेते हैं। 101, 101 तो है। सर किसी की वैल्यू को यूज करते हुए उस पर जो वैल्यू रखी है वो हमें चाहिए। की ऑपरेटर बिना असाइनमेंट के यूज कर लो, प्रिंट करा लो। डी की ऑपरेटर और की का नाम 101। तो 10 की पर क्या वैल्यू है? ऑनू है क्या? तो अब जब हम किसी की वैल्यू गेट करते हैं तो हमें वो वैल्यू नहीं मिलती जो डिक्शनरी में सबसे पहली बार आई है। जो सबसे लास्ट में अपडेट हुई है उस की वैल्यू वो मिलती है। लास्ट मतलब उस पॉइंट पर जहां पर हम एक्सेस कर रहे हैं उस पॉइंट में सबसे लेटेस्ट वैल्यू क्या है ना? वो मिलेगी आप। सोनू तो ये थी, उसके बाद बदल तो यहाँ से गई है ये। नॉर्मल कौन से? देखो, सिंबल के नाम होते हैं तो आप नाम लेना सीखो। स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, सिंगल कोट। कोट, इन्हें कोट कहते हैं, इन्हें पैरेंथेसिस नहीं बोलेंगे। कोट है ना, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स। अब बताओ क्या कह रहा था? यहाँ पर अगर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, देखते हैं कि ये काम करेगा। एरर, क्योंकि जो की ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर प्रीफिक्स विद डिक्शनरी वेरिएबल। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सिंटैक्स, तो हमें ऐसा ही करना होगा। तो कॉन्सेप्ट में हम सोच सकते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। सिंटैक्स में सोचने का होता नहीं है। सिंटैक्स तो सिंटैक्स जैसा बता दिया गया वैसे आपको लिखना है। इट इज लाइक कि इज कहाँ लगाना है और आर कहाँ लगाना है। ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि हाँ इस क्यों लगाया आर क्यों नहीं लगाया। ग्रामर है, जिसने बनाई वो जाने, हमने तो पढ़नी है। तो सिंटैक्स इसी तरह से होता है, जिसने बनाई उसके दिमाग में क्या आया उसने लिख दिया। कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, सिंटैक्स में कुछ नहीं है। वो तो जो है हमें मान लो रटने पड़ेंगे, उन्हें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, है ना? चलिए, तो अब मान लीजिए यहाँ पर गलती से ऐसे लिख जाता मुझसे, तो क्या होता? की तो है ही नहीं, 1001, तो क्या आ जाएगा हमारा? एरर, की एरर। तो जब आप किसी की का यूज करते हुए वैल्यू को गेट करते हैं तो वो वैल्यू होनी चाहिए। ये मत कहना कि सर असाइन हो जाएगी। असाइन हो जाएगी तब आपने करी है, यहाँ थोड़ी असाइन कर रहे हो आप। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वे मुझे कौन हो चाहिए। बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? सोनू नाम से की नहीं है, सोनू है एज वैल्यू। सोनू एज ए की होना चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं हम? की लिखते हैं, तभी तो उसका नाम की ऑपरेटर है।
है ना। चलो अब हमारे पास किसी भी डिक्शनरी से वैल्यू निकालने का एक और तरीका है गेट मेथड। तो गेट मेथड में भी आप क्या लिखेंगे, अपनी की लिखेंगे और उस की वैल्यू मिल जाएगी। तो की ऑपरेटर और गेट मेथड में अभी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस तब आता है जब आप ऐसी की पास करते हैं गेट मेथड के लिए जो है ही नहीं, तो यहाँ पर एरर ना आकर आपको नन दे दिया जाता है। की ऑपरेटर और गेट मेथड दोनों ही तरीके डिक्शनरी से की का यूज करते हुए वैल्यू निकालने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस, पहला डिफरेंस है की ना मिलने पर की ऑपरेटर एरर देगा, गेट मेथड आपको एरर की जगह पर नन वैल्यू वापस करेगा। अगर वो की है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ही मिलेगी दोनों की, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, गेट में अगर की नहीं है तो आप नन की जगह पर अल्टरनेट क्या चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया की नॉट फाउंड, तो अब नन की जगह पर आपका अल्टरनेट मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्टरनेट मैसेज लिखा और जो की आपने दी है वो है, तो अल्टरनेट मैसेज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, इस की जो वैल्यू है वही वापस आएगी। तो इफ एल्स लगाने से बच गया मैं। अगर ये नहीं होता कॉन्सेप्ट और इसी को मुझे सही से लिखना होता तो पहले इफ लगाओ, चेक करो इन लगा के की है या नहीं है तो लेकर आओ, एल्स में जाके मना कर दो की नॉट फाउंड, वो बच गया मेरा। इफ एल्स का कोड 5 लाइन का जो लिखता, इस वाले गेट मेथड ने बचा लिया, या ये कह लो इसने अपने अंदर लिख कर बैठा होगा ये वही कोड। तो जब भी हम डिक्शनरी से गेट करेंगे तो ये दो तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आप कौन सा यूज करते हैं आपको डिसाइड करना है, दोनों सही है। की ऑपरेटर थोड़ा शॉर्ट होता है, कम लिखना पड़ता है। गेट लिखने में GET ये टाइप करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा यूज करते हैं। कॉन्सेप्चुअली गेट मेथड बेटर है, आपकी प्रैक्टिस किस पे आ रहा है वो आप डिसाइड करेंगे। तो डिक्शनरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा। आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, कल परसों ऑफ रहेगा, मंडे को मिलेंगे। तो मंडे को डिक्शनरी को कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।